नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर हमले की धमकी दी है। वैसे उन्होंने यह भी कहा है कि हम ईरान से डील के बेहद करीब हैं। ट्रंप डील और जंग दोनों की बातें कर रहे हैं। वैसे एक और दावा उन्होंने किया है और कहा है कि हमने ईरान पर कब्जा कर लिया है। ट्रंप के ये बयान अमेरिकियों को भी हैरान कर रहे हैं। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि ट्रंप ने ईरान से बातचीत को लेकर जब इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू से बात की तो ट्रंप का प्लान सुनकर नेतन्याहू भी आग बबूला हो गए। नेतन्याहू ने ट्रंप को खरी खरी सुना दी। खाड़ी देश भी अब अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान के सामने कमजोर पड़ा अमेरिका, क्योंकि यूरोप तो पहले ही अमेरिका का साथ छोड़ चुका है और अब दूसरे सहयोगी भी नाराज हो गए हैं। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। गजा फ्लोटिला के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार पर घिरा इजरायल। फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे देशों ने इजरायली राजदूतों को किया तलब। अमेरिका ने भी दिया झटका। मल्टीपोलर दुनिया और नए अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जरूरत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के चीन दौरे के बाद जारी हुआ साझा बयान। दोनों देशों ने दिए बड़े संकेत, निशाने पर अमेरिका। तीस्ता और पद्मा नदी पर बैराज बनाएगा बांग्लादेश। पीएम तारिक रहमान ने किया ऐलान। चीन से मांगी मदद, भारत की बढ़ेगी टेंशन। और चलते चलते में देखेंगे केन्या के गांव में क्यों बैन है मर्दों की एंट्री, महिलाओं का चलता है राज। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अफगान अस्पताल पर बमबारी करने वाले ज्ञान न दे। भारत ने यूएनएससी में खोली पाकिस्तान की पोल। मानवाधिकारों और आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर लगाई फटकार। मालिन सरकार के अनुरोध पर भारत ने नेपाल को दी बड़ी राहत। नेपाल चाय पर लगाए गए टेस्टिंग नियमों में दी ढील। बॉर्डर टैक्स के जवाब में लिया था फैसला। कब्जे की धमकियों के बीच क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो के भाई राउल के खिलाफ अमेरिका में एक्शन। 1996 में 2 अमेरिकी मानवीय सहायता विमानों को मार गिराए जाने से जुड़े आरोपों में दर्ज हुआ केस। बढ़ा तनाव। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बदला रुख। ताइपे के राष्ट्रपति से बात करने की जताई संभावना। कहा हम इस समस्या पर करेंगे काम। पहले युद्ध की स्थिति में दूरी बनाने के दिए थे संकेत। तो ईरान पर अमेरिका का कब्जा हो गया है, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। हालांकि उनके बयानों पर आजकल उनके ही देश की जनता भरोसा नहीं कर पा रही है। खासतौर पर ईरान को लेकर उनके दावों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि कभी वो हमले की धमकी दे रहे हैं तो कभी अच्छी बातचीत का दावा करते हैं। और अब वॉशिंगटन डीसी के पास स्थित जॉइंट बेस एंड्रयूज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ 3 महीने से हूं और ज्यादातर समय युद्ध विराम रहा है। हमने ईरान पर असल में कब्जा कर लिया है। यानी ट्रंप का कहना है कि ईरान अब अमेरिका के कंट्रोल में है, लेकिन उनका ही दूसरा बयान देखें तो अभी भी वो ईरान पर बातचीत के लिए दबाव बनाते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर हमले की धमकी देते हुए कहा है कि ईरान के साथ अगर कोई स्वीकार्य समझौता नहीं हो पाता है तो अमेरिकी सेना पूरी तरह से बड़े पैमाने पर हमला शुरू कर देगी। ईरान को समझौते में परमाणु हथियार बनाने की जिद छोड़नी होगी और उसे यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा। हम देखेंगे कि क्या होता है। हम एक मौका देंगे। हम बहुत सारे लोगों को मारे जाने के बजाय कुछ ही लोगों के मारे जाने को देखना पसंद करेंगे। ट्रंप के इन बयानों ने ईरान जंग को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि ईरान के तेवरों ने ट्रंप के भी पसीने छुड़ा दिए हैं और अब वो इस संघर्ष में अकेले भी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। पहले ही देश में उनके खिलाफ डेमोक्रेट्स ने वॉर पावर्स एक्ट को सीनेट से पास करवा लिया है और अगर यह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से भी पास हो जाता है तो ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस से मंजूरी लेनी पड़ेगी। सीनेट में वोटिंग के दौरान उनकी ही पार्टी के सांसदों ने उनका साथ नहीं दिया और अब इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू भी उनसे नाराज हो गए। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके बताया कि मध्यस्थ युद्ध को खत्म करने और 1 महीने तक चलने वाली बातचीत शुरू करने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं। इस बातचीत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज जलदमरू मध्य को खोलने जैसे मुद्दे शामिल होंगे। 2 सूत्रों ने बताया कि ईरान के साथ आगे कैसे निपटा जाए, इस मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच साफ तौर पर असहमति देखने को मिली। अमेरिकी सूत्र ने बताया कि इस फोन कॉल के बाद नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हालांकि ट्रंप का कहना है कि नेतन्याहू अच्छे आदमी हैं, ईरान पर वो वही करेंगे जो मैं कहूंगा। यहां ट्रंप भले ही नेतन्याहू के साथ समन्वय की बात कह रहे हो, लेकिन जिस तरह खाड़ी देशों ने भी ईरान पर हमले की स्थिति में साथ देने से इनकार कर दिया है, उसके बाद ट्रंप के लिए मुश्किलें और बढ़ती दिखाई दे रही हैं।
उधर संयुक्त राष्ट्र में भी ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी ने मांग की है कि सुरक्षा परिषद को ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति की बार बार और रोजाना दी जाने वाली धमकियों पर चुप या उदासीन नहीं रहना चाहिए। जबकि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बातचीत की शर्तों पर अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि बातचीत का मतलब आत्मसमर्पण नहीं होता। ईरान का इस्लामी गणराज्य गरिमा और देश के अधिकारों की रक्षा के साथ बातचीत करता है। किसी भी हालात में वो जनता और देश के वैध अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। हम तर्क और पूरी ताकत के साथ आखिर तक जनता की सेवा करेंगे और ईरान के हितों और सम्मान की रक्षा करेंगे। दबाव डालकर ईरान को झुकाने की कोशिश सिर्फ एक भ्रम है। कूटनीति में पारस्परिक सम्मान युद्ध की तुलना में कहीं ज्यादा समझदारी भरा, सुरक्षित और टिकाऊ रास्ता है। अब मौजूदा हालात में ईरान और अमेरिका के बीच टकराव खत्म होगा या नहीं, क्या दोनों देश फिर जंग के मैदान में आमने सामने नजर आने वाले हैं, इससे लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं। सबको इंतजार क्षेत्र में स्थायी शांति का है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे गजा को लेकर इजरायल पर भड़के देशों की। तो गजा को लेकर पहले से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजरायल को कड़ी निंदा का सामना करना पड़ रहा था और अब एक बार फिर उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे इजरायल कई देशों के निशाने पर आ गया है। इटली, फ्रांस, नीदरलैंड्स और कनाडा सहित कई देशों ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए इजरायली राजदूतों को अपनी राजधानियों में तलब कर लिया है। दरअसल कुछ ही दिन पहले सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक गुट गजा में मदद पहुंचाने के लिए वहां 19 साल से जारी इजरायली ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए निकला था। ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला की तरफ से 45 देशों के करीब 500 कार्यकर्ताओं को लेकर 50 से ज्यादा नावें तुर्की के बंदरगाह से निकली, लेकिन साइप्रस के तट के पास लगभग 250 नॉटिकल मील की दूरी पर उन्हें रोक दिया गया। इजरायल ने इस गजा फ्लोटिला को केवल उकसावे के लिए की गई कार्रवाई करार दिया। इजरायली विदेश मंत्रालय ने बताया कि एक और पीआर बेड़े का सफर खत्म हो गया है। सभी 430 कार्यकर्ताओं को इजरायली जहाजों पर भेज दिया गया है और वे इजरायल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां वे अपने काउंसलर प्रतिनिधियों से मिल सकेंगे। इस काफिले ने सरकारों और विश्व नेताओं से कार्यकर्ताओं की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग करने की अपील की है। ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला ने एक्स पर कहा कि गजा जा रहे सहायता बेड़े से इजरायली सेना की तरफ से अपहरण किए गए कम से कम 87 लोगों ने अपने अवैध अपहरण के विरोध में और इजरायली जेलों में बंद 9500 से ज्यादा फलस्तीनी बंधकों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अनाज त्याग कर अपना विरोध शुरू कर दिया है। लेकिन यह मामला तब और विवादित हो गया जब इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने इस बेड़े के कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कार्यकर्ताओं के हाथ बंधे हुए हैं और वो घुटनों के बल बैठे हुए हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर कहा कि इजरायली मंत्री बेन ग्विर की तस्वीरें अस्वीकार्य हैं। इन प्रदर्शनकारियों के साथ ऐसा व्यवहार करना उनकी मानवीय गरिमा का उल्लंघन करता है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने भी इसकी कड़ी निंदा करते हुए कार्यकर्ताओं की तुरंत रिहाई की मांग की। वहीं कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जिसे हम बेहद गंभीरता से लेते हैं। यह नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला है और मैं आपको भरोसा दिलाती हूं कि हम पूरी तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग का भी बयान आया है। उन्होंने भी इजरायल की कार्रवाई को हद से ज्यादा अनुचित बताया और सवाल किया कि इसका कानूनी आधार क्या है। क्या यह इजरायली क्षेत्रीय जल क्षेत्र है? क्या यह इजरायली भूमि है? अगर कोई संघर्ष होता है तो क्या वे तीसरे देशों के जहाजों को जब्त कर लेंगे और हिरासत में ले सकते हैं? लेकिन इजरायल के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बयान उसके सहयोगी अमेरिका की तरफ से आया है। इजरायल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने कहा कि बेन ग्विर ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बंधे हुए, दुर्व्यवहार करते और अपमानित करते हुए दिखाने वाले फुटेज को प्रकाशित करके अपने राष्ट्र की गरिमा के साथ विश्वासघात किया है। यानी इस पूरे घटनाक्रम ने इजरायल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब उम्मीद यह जताई जा रही है कि जल्दी ही इस पर कोई एक्शन भी लिया जा सकता है। अब जानते हैं कि गजा में हालात क्या है। 2023 से शुरू हुई जंग अक्टूबर 2025 में भले ही थम गई, लेकिन वहां इजरायली सेना की क्रूरता अब भी जारी है। आज भी गजा के लोग अनाज के लिए तरस रहे हैं। जंग में न सिर्फ यहां की फसलें तबाह हुई, पूरी जमीन बंजर हो गई, बल्कि मेडिकल सुविधाएं भी ध्वस्त हो चुकी हैं। ऐसे में गजा का पुनर्निर्माण बेहद जरूरी हो जाता है, लेकिन जब तक इजरायल वहां से अपनी मौजूदगी नहीं हटाता, गजा में मानवीय मदद नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि गजा सुमुद फ्लोटिला की ये कोशिश क्या गजा के हालात में सुधार लाने की दिशा में कोई बदलाव ला पाएगी। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चीन दौरे की।
तो वैसे तो पुतिन का चीन जाना ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन पुतिन का यह दौरा इसलिए ज्यादा चर्चाओं में रहा क्योंकि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के तुरंत बाद बीजिंग पहुंचे थे। अब आप देखिए, एक तरफ ट्रंप का 2 दिन का दौरा हुआ जिसमें उनकी शी जिनपिंग के साथ मुलाकातें तो हुई, लेकिन कोई जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी नहीं हुआ। क्या डील हुई इसका खुलासा तक नहीं हुआ। वहीं पुतिन के साथ डील हुई, खुलासा हुआ। जिनपिंग और पुतिन की बैठक के बाद जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया गया जिसमें ईरान जंग के लिए अमेरिका पर निशाना तक साधा गया। इजरायल और अमेरिका के सैन्य हमलों को अवैध बताया गया है। अमेरिका के लिए यह संयुक्त बयान इसलिए सबसे बड़ी चिंता का कारण दिख रहा है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा निशाना उसी पर साधा गया है। आमतौर पर जब 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात के बाद संयुक्त बयान जारी होता है तो यह बयान आपसी रिश्तों के इर्द गिर्द ही होता है, जिसमें सांस्कृतिक और व्यापार पर बातचीत होती है। लेकिन पुतिन और जिनपिंग के संयुक्त बयान में अमेरिका और इजरायल को जमकर सुनाया गया। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में जिनपिंग और पुतिन के बीच बातचीत के बाद कहा गया कि कुछ देश, जिनमें अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिम देश शामिल हैं, ये लोग औपनिवेशिक काल की मानसिकता के साथ पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं। वो दूसरे देशों के संप्रभु विकास को रोकना चाहते हैं। अमेरिका अपने विरोधियों की जान ले रहा है, दूसरे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है, हमले कर रहा है, लेकिन अब उसकी कोशिशें पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। इस संयुक्त बयान में अमेरिका की तरफ से दूसरे देशों पर लगाए गए प्रतिबंधों की भी आलोचना की गई है। खासतौर पर ईरान और क्यूबा पर लगाए गए प्रतिबंधों के साथ तमाम देशों पर लगाए गए व्यापार प्रतिबंध भी इसमें शामिल हैं। दोनों नेताओं ने नाटो के विस्तार पर भी सवाल उठाए। वैसे डोनाल्ड ट्रंप यहां जरूर जिनपिंग और पुतिन की चिंता को कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो खुद ही नाटो को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका और नाटो के दूसरे सहयोगियों के बीच विवाद खड़ा हो चुका है, उससे नाटो सवालों में जरूर है, लेकिन रूस और चीन को एहसास है कि नाटो भविष्य में उनकी चिंता का कारण बन सकता है। पुतिन यूक्रेन जंग के लिए भी नाटो के विस्तार को ही जिम्मेदार मानते हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में पहले से ही कड़वाहट देखी जा रही थी और अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने एक बड़ा ऐलान किया है जिसने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार पद्मा और तीस्ता नदी पर बैराज बनाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार पानी की कमी को दूर करने और कृषि की रक्षा करने के लिए इन दोनों बैराज परियोजनाओं को लागू करेगी। तारिक रहमान ने यह ऐलान एक सभा के दौरान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज आप सभी के सामने एक बात साफ कर देना चाहता हूं, बीएनपी सरकार पद्मा बैराज और तीस्ता बैराज दोनों पर काम शुरू करेगी। हम ये बैराज इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि मॉनसून और सूखे दोनों मौसम में किसानों और आम लोगों को समय पर पानी मिल सके। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि तीस्ता मुद्दे पर अगर किसी ने काम किया और जमीन तैयार की तो वो बीएनपी है। इसके साथ ही तारिक रहमान ने बांग्लादेश के इलाके में नदी में पानी की कमी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से खींचतान रही है। तीस्ता और पद्मा नदियों के जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच दशकों से विवाद चल रहा है। पद्मा को भारत में गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा जल संधि समझौते को लेकर बातचीत चल ही रही है। वहीं तीस्ता जल बंटवारा समझौता भी सालों से अटका हुआ है। इसे लेकर दोनों देश आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं और अब जो ऐलान बांग्लादेश सरकार की तरफ से किया गया है उसके बाद भारत की टेंशन बढ़नी तय मानी जा रही है। तारिक रहमान ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब वो चीन के दौरे पर जाने वाले हैं और तीस्ता प्रोजेक्ट में चीनी फंडिंग की संभावना बढ़ी हुई है। यह खबर भारत को अलर्ट करने वाली है। चीन की भागीदारी इस प्रोजेक्ट में अगर बढ़ती है तो यह भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां मर्दों का दाखिल होना सख्त मना है। तो वैसे तो आपने महिलाओं पर तोहमतें थोपे जाने के बारे में कई बार सुना होगा कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अधिकारों को रोका जा रहा है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी किसी जगह के बारे में सुना है जहां एक भी पुरुष ना हो, जहां उनकी एंट्री ही बैन हो? वैसे आमतौर पर तो समाज में हमेशा यही कहा जाता है कि महिला और पुरुष एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह होते हैं, लेकिन केन्या में एक ऐसा गांव है जिसने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इस गांव का नाम है उमोजा, जो नॉर्थ केन्या के सैम्बुरु इलाके में बसा है और यहां पुरुषों का आना सख्ती से मना है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? जब इस सवाल के बारे में सोचते हैं तो इसके जवाब में एक कहानी सामने आती है। साल 1990 के आसपास यहां की महिलाओं ने बहुत जुल्म सहे। सुमरू जनजाति में महिलाओं को कोई हक नहीं मिलता था, न जमीन उनकी, न जानवर।
छोटी बच्चियों की शादी बड़ी उम्र के मर्दों से कर दी जाती थी। इसके अलावा खतना जैसी डरावनी प्रथा और घरेलू हिंसा आम बात थी। रिपोर्ट्स बताती है कि 1990 के दशक में ब्रिटिश सैनिकों ने यहां की महिलाओं के साथ बड़ी हैवानियत की। इसके बाद पतियों ने ही उन्हें अपनाने से ठुकरा दिया। दर दर भटकने के बाद इन सताई हुई औरतों ने अपनी एक अलग दुनिया बसाने की ठानी। उन्होंने 1990 में एक सुरक्षित कैंप बनाया और धीरे धीरे यह जगह उन सभी लड़कियों और औरतों का एक महफूज घर बन गई जो किसी भी तरह की हिंसा, बाल विवाह या दुर्व्यवहार से बचकर भागती थी। यहां की औरतों ने एक दूसरे का हाथ ऐसा थामा कि फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज ये गांव करीब 30 साल पुराना हो चुका है। यहां हर उम्र की लड़कियां और औरतें बिना डर के खुशी से रहती हैं। वो खुद खेती करती हैं, खुद जानवर पालती हैं और अपना घर चलाती हैं। ऊंचा गांव आज औरतों की हिम्मत, उनके संघर्ष और आत्मनिर्भरता की एक जीती जागती शानदार मिसाल बन चुका है। तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन आज वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।